दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाली है सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर वो कहते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनकी एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनकी नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनकी लीडरशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब वो हमसे बात करना चाहते हैं नेगोशिएशन की। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, यहाँ पर बात करनी थी तो पहले करनी थी, जिसके लिए वो ऑलरेडी कह रहे थे कि अभी भी टाइम है, बात कर लो, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान पीछे नहीं हटा था और अब जहाँ तक देखने में लगता है कि ईरान शायद पीछे अब हटना चाहता भी नहीं है, क्योंकि वो फुल फ्लैज अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने यूएस एम्बेसी के ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिया और उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि अगर आप यूएस के साथ में टाइज रखते हो तो इस तरीके के अटैक झेलने पड़ेंगे और जो भी बची कुछ मिलिट्री है यूएस की वो आप ईरान को सौंप दो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। दोस्तों स्पेन ने यूएस की मिलिट्री को बैन कर दिया है उनके बेसिस को यूज करने से कि उनके लैंड से तुम ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर एंग्री हो गए और उन्होंने सारी ही ट्रेड डील कट ऑफ कर दी है स्पेन के साथ में। It started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing, and everybody was enthusiastic about it. Germany, everybody, and Spain didn't do it, and now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. दोस्तों इजराइल के सुप्रीम लीडर खमानी की डेथ के बाद में अब एक चर्चा का विषय ये बन चुका है कि इनको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मालूम चलेगी कि खमानी इस वक्त में यहाँ पर मौजूद है। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोसाद, जो कि इजराइल का सीक्रेट एजेंसी ग्रुप है या फिर इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको, उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन थी खमानी की, वो सालों से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल इनको सैटेलाइट के जरिए उनकी कारों को ट्रैक किया जा रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। इसी के साथ साथ इस अटैक से पहले सभी ट्रैफिक कैमरास को हैक कर रखा था, जिससे कि उनको मालूम था कि इस वक्त में खमानी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि सैटेलाइट प्लस ट्रैफिक कैमरा, इसी के साथ साथ मोबाइल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इन सभी को भी इन्होंने हैक कर रखा था। और यहाँ तक कि इन्होंने सभी नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिया था जो कि खमानी की बिल्डिंग के आसपास में, जिससे कि उनके पास में कोई वार्निंग ना मिल पाए कि यहाँ पर मिसाइल अटैक हो रहा है या होने वाला है। कोई इंफॉर्मेशन इनको ना मिल पाए, बचने का कोई मौका यहाँ पर देना ही नहीं चाहता था इजराइल और अमेरिका, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब कर रखा था नेटवर्क। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डेटा इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम थी, मोबाइल डेटा और कैमरा को हैक करने के लिए, सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस, सभी इन्होंने चीज़ें वहाँ पर कर रखी थी। यहाँ तक कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर रोल था, जो कि रियल टाइम में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि इस वक्त में खमानी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद में जब कंफर्म हो गया ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, फिर जाके ये अटैक किया गया था इजराइल और अमेरिका द्वारा, जिससे कि खमानी के बचने का कोई भी चांस नहीं था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में शायद कोई चींटी कॉकरोच भी होगा तो वो भी मर गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया था। इतनी पावरफुल मिसाइल्स यहाँ पर दागी गई थी। दोस्तों यूएस, इजराइल और ईरान की इस वॉर के अंदर ग्लोबल ऑयल सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है, डिस्टर्ब हो चुकी है वो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान के पास से निकलता है और वहाँ से सप्लाई अब काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को दिक्कत आ रही है पेट्रोल और डीजल के अंदर। यहाँ पर इंडिया ने कंसीडर किया है कि वो रशिया से और ज़्यादा ऑयल परचेज करे ताकि इस तरीके की सिचुएशन में वो ना फंस पाए, और जो ऑयल उस तरफ से आता था और उसको भी अब देखा जा रहा है कि क्या करना है, उसको भी हम रशिया से परचेज करें। कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद में पेट्रोल और डीजल दूसरी कंट्रीज़ को भी हम एक्सपोर्ट करते थे, अब उस पर भी थोड़ी लिमिट लगाई जा रही है, ऐसी बातचीत चल रही है। और पेट्रोल और डीजल के प्राइस ना बढ़े उस तरीके के मेजर लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर शायद इस वजह से भी छेड़ी गई थी कि वेनेजुएला का जो ऑयल है, जिस पे यूएस एक तरीके से अपना अधिकार जमा रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे इसे, हम बताएंगे कैसे इसको बेचना है, क्या करना है, उसको निकालने के लिए या उससे भी
बिजनेस करने के लिए कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं की गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किसी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और वेनेजुला के ऑयल को इस तरीके से बेचा जा सकता है दूसरी कंट्रीज़ को कि भैया ये भी तो एक ऑप्शन है, इस इधर से ले लो ऑयल, वहाँ से नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से एक वीडियो सामने आ रही है जहाँ पर ईरान की महिला फुटबॉल टीम का फुटबॉल मैच था। ये AFC वुमेन एशिया कप 2026 का है। ये 2 मार्च की वीडियो है जिसके अंदर साउथ कोरिया के साथ में इनका मुकाबला था। दोनों ही कंट्रियों का नेशनल एंथम होता है गेम शुरू होने से पहले, लेकिन ईरान के नेशनल एंथम के ऊपर ईरान की महिला टीम ने खड़ा होना, गुनगुनाना सभी मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पर ये उनका विरोध प्रदर्शन था। हालांकि खिमानी की डेथ हो गई इसके बाद में, जिसके बाद में अब वो अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रही हैं कि भैया जो भी हमारे साथ में गलत हुआ है इस रिजीम के अंदर अब वो ख़त्म हो चुका है और अब हम लायबल नहीं है इस तरीके की चीज़ें करने में। यहाँ तक कि ईरानियन महिला टीम ने यहाँ पर शाह एरा फ्लैग भी लहराया था स्टेडियम के अंदर, जो कि 1979 से पहला का एरा का फ्लैग था, जो कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हो रहा था उस वक्त में, उस टाइम का ये फ्लैग था। उस टाइम पे महिलाओं के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जितनी अब लगा दी गई थी, तो इस वजह से ये एक विरोध प्रदर्शन किया था इन्होंने कि हम उस फ्लैग को लहराएंगे, अभी वाले फ्लैग को नहीं लहराएंगे, क्योंकि तब महिलाओं को आज़ादी थी, आज महिलाओं को आज़ादी नहीं है ईरान के अंदर। हालांकि रिजीम चेंज हुआ है तो डिमांड तो शायद महिलाओं की यही रहेगी कि उस वक्त में जैसे महिलाएं रहती थी आज़ादी के साथ में, इस वक्त में भी ऐसा ही किया जाए। दोस्तों नोएडा दिल्ली के बाद में अब जालंधर के अंदर भी एक 20 फुट गड्ढे के अंदर एक बाइकर की जान चली जाती है। और हैरानी की बात यह है कि जब बाइकर उस गड्ढे में गिरता है तो सबसे पहले जो भी लोग वहाँ पे आसपास में होते हैं वो उसका फ़ोन चुराते हैं, वो उसका वॉलेट चुराते हैं, और जो भी गैजेट उसके हेलमेट पे लगा था या बाइक पे लगा हुआ था वो चुरा कर वो ले जाते हैं। मतलब इतने इनसेंसिटिव लोग हो चुके हैं आज की दुनिया में कि उनको पैसे के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। किसी की जान जा रही है, उसकी हेल्प करने की बजाय, पुलिस को बुलाने की बजाय या एम्बुलेंस को बुलाने की बजाय वो सारी ही चीज़ें ले जाते हैं जिससे कि शायद उसको आगे चल के हेल्प मिलती। जैसे कि मोबाइल से किसी को कॉल किया जा सकता था या पेरेंट्स की कॉल सकती थी उसके मोबाइल पे, वो चुरा लिया गया। वॉलेट से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी, अगर उसका आईडी प्रूफ, उसका लाइसेंस से पता लग सकता था कहाँ का रहने वाला है, वो भी उठा ले गए, जिसकी वजह से दिक्कत आई होगी माँ बाप तक वो बात पहुँचने में। जो 1 घंटे में पहुँचाई जा सकती थी वो शायद और भी ज़्यादा टाइम लग गया हो क्योंकि ये सारी चीज़ें चुरा ली गई थी। दोस्तों संजू सैमसन के ऊपर अब थोड़े से खतरों के बादल नज़र आ रहे हैं। दरअसल सुनने में आ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में जो इन्होंने 97 रन की परफॉर्मेंस दी थी और लास्ट शॉट जो इन्होंने मारा था उसके बाद में जो सेलिब्रेशन इन्होंने किया है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। दरअसल ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है वो जिस तरीके का सेलिब्रेशन इन्होंने किया है। हालांकि आपको लगेगा ये थोड़ा सा रिलीजियस है, शायद उस वजह से तो नहीं हो रहा, वो भी एक चीज़ होती है ICC के अंदर, लेकिन अब उसको हटा दें तो दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ इन्होंने करी वो पीसफुली करी थी, तो उसकी वजह से वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अपना हेलमेट उतारा था, वो पिच के ऊपर एक तरीके से फेंकना हो गया, थ्रो करना हो गया, वो बात सामने आ रही है कि इन्होंने पिच के ऊपर फेंका है। अब फेंका है, क्या किया है वो तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने फेंका है। जिस तरीके से पोलार्ड ने बल्ला फेंका था पिच के ऊपर, उस तरीके का तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, इस सेलिब्रेशन को अब थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या इनके ऊपर 1 मैच का बैन लग सकता है, सेमीफाइनल के अंदर इनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है अगर ICC चाहे और इसको कोड ऑफ कंडक्ट माने, अपने रूल्स के खिलाफ माने तो शायद हो सकता है। हालांकि अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि कुछ गलत किया है या नहीं किया है। वो एक पीसफुल सेलिब्रेशन था, लेकिन उसके अंदर गलती ये थी कि इन्होंने अपना हेलमेट जिस तरीके से उतार के फेंका था, वहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। दोस्तों पंजाबी सिंगर करण औजला ऑटो रिक्शा में मुंबई में जा रहे थे कहीं पर, जहां पर उनके 3 व्हीलर को रोक लिया जाता है कि भैया आपके ऊपर ट्रैफिक फाइन लगा हुआ है, आपको पे करना पड़ेगा वरना आपको जाने नहीं दिया जाएगा, रिक्शा जब्त हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी थी उस रिक्शा वाले के लिए, जिसके बाद में करण औजला ने उसके ऊपर लगा 17,000 का फाइन ही भरवा दिया। We got pulled over. The guy has fine. Yeah, 17,000 fine. Bro, pay his fine. Watch. पे कर रहे हैं अभी भर देंगे। अरे अभी भर देगा भाई, आपको पैसे से आप We got pulled over because the auto rickshaw driver had some fines pending, and we told the police guy that, bro, we'll pay for his fines.
और इतना ही नहीं, इसके बाद में एक साइड में भी ऑटो रिक्शा वाला था जिसको ट्रैफिक पुलिस ने ऑलरेडी रोक रखा था, तो उसने रिक्वेस्ट करी करण औजला से कि भाई मेरा भी फाइन भर दो। देखिए ना, क्या फाइन, आपका ही फाइन है जी? कितना है? मेरा 16 अगर 4,000 भी भर देंगे, 5,000 भी भर देंगे, मेरा छूट जाएगा सर। अच्छा यार भाई, इसका 5,000 फाइन पे कर दो। 5,000। Yeah, these guys are gonna love me. We're paying everybody's fines here, man. These guys are my boys. सही है? अभी कर दिए 5,000 कर दो। 5,000 सर थैंक यू। अरे सर बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ मैं करण। अरे करण मेरी सर बहुत गले लग जाए, मिलते हैं, ठीक है? आगे से फाइन नहीं लेना है। 22,000 रुपए फाइन भर दिया खड़े खड़े ही करण औजला ने। हालांकि खड़े नहीं, थ्री व्हीलर में बैठे बैठे ही उन्होंने फाइन पे करने को बोल दिया था, जहां पर टोटल 22,000 रुपए 2 ऑटो रिक्शा वालों के पे किए इन्होंने। उनको शायद मालूम भी नहीं होगा कि करण औजला क्या चीज़ है, क्या सिंगर है जिन्होंने उनका फाइन भरा है। बाद में शायद उन्हें मालूम चला होगा कि जब नाम पता लगा होगा करण औजला, तो शायद तब भी नहीं इतना पता लगा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आप करण है, अरे भाई क्या बात है। लेकिन हाँ, इसके बाद में लाखों लोगों ने करण औजला को अप्रिशिएट किया है कि भाई क्या दिलदार आदमी हो, आपने खड़े खड़े ही ऑटो रिक्शा का फ़ाइन पे कर दिया। अगर कोई और सेलिब्रिटी होता तो वहाँ से ऑटो रिक्शा ही चेंज करवा लेता और यूँ कहता लो जी भैया आपका 150-200 जितना बनता है वो लो, मैं दूसरे में बैठ के जाता हूँ। बट इन्होंने वो फ़ाइन पे किया और उसी ऑटो रिक्शा में गए जहाँ पर भी इनको जाना था अपने डेस्टिनेशन पे।